Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Inshallah, in our today's class, we will talk about cleft sentences. क्लेफ्ट सेंटेंस के बारे में माइकल स्वान कहता है कि एक ऐसी सेंटेंस जिसमें किसी खास पार्ट पर एम्फसिस हो वो क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाती है। वो पार्ट सब्जेक्ट भी हो सकती है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। एम्फसिस का बुनियादी मकसद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना होता है या उसको वाज़ेह करना होता है कि कौन सा पार्ट किसी सेंटेंस में अहम है या स्पीकर या राइटर किस पार्ट को बेसिकली स्पॉटलाइट करना चाहता है या उसको हाईलाइट करना चाहता है। क्लेफ्ट सेंटेंस बुनियादी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से डिटेल डिस्कशन हमने की थी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लेफ्ट सेंटेंस को शो करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं और उसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर्स है वो व्हाट का स्ट्रक्चर है, इट का स्ट्रक्चर है और देयर का स्ट्रक्चर्स है। लेकिन इन तीन स्ट्रक्चर्स के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स इंग्लिश ग्रामर में पाए जाते हैं जो कि बेसिकली क्लेफ्ट सेंटेंस को शो करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इट वाज यू दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। इस सेंटेंस में बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जा रहा है कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है। इट वाज यू दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। तो ये एक क्लेफ्ट सेंटेंस है जिसमें इट का स्ट्रक्चर यूज हुआ है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जा रहा है कि एक्सीडेंट की वजह या एक्सीडेंट का बुनियादी सबब कौन था, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है कि सब्जेक्ट की वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। लाइकवाइज एक और स्ट्रक्चर है व्हाट का। तो इस सेंटेंस में व्हाट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है और सेंटेंस में खास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एम्फसाइज किया जा रहा है। व्हाट आई नीड इज अ कार बेसिकली। तो यहां पर एम्फसिस कार पर है। यह सेंटेंस जो शो करता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। तो इस सेंटेंस में उस अहम पार्ट को स्पॉटलाइट किया जा रहा है कि मुझे जिस चीज की जरूरत है बुनियादी तौर पर वो एक गाड़ी है, अ कार है। क्लेफ्ट सेंटेंस के मुख्तलिफ टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। उसमें एक है इट क्लेफ्ट स्ट्रक्चर। इट क्लेफ्ट स्ट्रक्चर वो क्लेफ्ट सेंटेंस होती है जो नॉर्मली इट से शुरू होती है और इसमें भी किसी खास पार्ट पर एम्फसिस होती है या उसको हाईलाइट किया जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर हमारी ओरिजिनल सेंटेंस हो जॉन बॉट द कार, जॉन ने गाड़ी खरीदी या जॉन ने गाड़ी खरीदी थी, तो क्लेफ्ट सेंटेंस होगा इट वाज जॉन हु बॉट द कार। अब इस सेंटेंस में एम्फसिस सब्जेक्ट पर है जो कि जॉन है और यह स्ट्रक्चर उस वक्त यूजफुल होता है जब बहुत से लोगों में किसी एक पर्सन के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं लेकिन उन लोगों में हम जॉन को हाईलाइट कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों में जॉन ही वो बंदा था, जॉन ही वो पर्सन था जिसने गाड़ी खरीदी थी। तो यहाँ पर जॉन को हाईलाइट किया जा रहा है और सेंटेंस में एम्फसिस सब्जेक्ट पर है, जॉन पर है। लाइकवाइज एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको WH क्लेफ्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है और इसको C2 क्लेफ्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हमारी ओरिजिनल सेंटेंस वही हो जॉन बॉट द कार और क्लेफ्ट सेंटेंस हो व्हाट जॉन डिड वाज बाय द कार। अब जॉन के एक्शन पर बेसिकली एम्फसिस है। हम जॉन के एक्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम ये शो करना चाहते हैं कि जॉन ने किया। व्हाट जॉन डिड वाज बाय द कार। जॉन ने गाड़ी खरीदी। तो यहां पर बेसिकली हम द कार ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हम इस बात को बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जॉन ने बहुत सी चीजें हो सकती है लेकिन जो चीज जॉन ने खरीदी वो कोई और चीज नहीं है। व्हाट
जॉन डिड वाज बाय द कार, तो बेसिकली उसने गाड़ी खरीदी थी, तो यहां पर द कार पर एम्फसिस है। थर्ड स्ट्रक्चर है देयर क्लेफ्ट स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर में नॉर्मली देयर यूज होती है अगर हमारी ओरिजिनल सेंटेंस हो अ बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है या मेज के ऊपर पड़ी है, और क्लेफ्ट सेंटेंस है देयर इज अ बुक दैट्स ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस बेसिकली ये शो कर रहा है कि बहुत से ऑब्जेक्ट में मेज पर कौन सी ऑब्जेक्ट पड़ी है, देयर इज अ बुक दैट्स ऑन द टेबल। तो यहां पर अ बुक को बेसिकली एम्फसाइज किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है विद द स्ट्रक्चर देयर। लाइकवाइज एक और स्ट्रक्चर है ऑल क्लेफ्ट स्ट्रक्चर, जिसमें ऑल का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमारी ओरिजिनल सेंटेंस हो शी रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी या उसने किताब पढ़ी थी। क्लेफ्ट सेंटेंस है ऑल शी डिड वाज रेड द बुक, उसने जो काम किया है बेसिकली वो किताब पढ़ना था, उसने किताब पढ़ी है। तो बेसिकली यहां पर रीडिंग द बुक को एम्फसाइज किया जा रहा है कि उसने एक काम किया है और वो एक काम है किताब का पढ़ना, तो इस एक्शन को बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है। लाइकवाइज एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम इफ क्लेफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन यहां पर एक बात नोट करना जरूरी है कि नॉर्मली इफ को हम कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेता हूं, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you'll succeed in the examination। अब अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इफ यहां पर एक कंडीशन को शो कर रहा है और ये कंडीशनल सेंटेंस है या कंडीशनल क्लास है। फर्स्ट नंबर इफ यू वर्क हार्ड, इसमें एक कंडीशन है बेसिकली, और अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके बाद ही जो कंसीक्वेंट क्लास है जिस दूसरे क्लास को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इंशाल्लाह हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। अगर ये शर्त पूरी हो जाए इफ यू वर्क हार्ड, हम किसी को नसीहत कर रहे हैं या हम किसी को कह रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप कामयाब तब होंगे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करें। तो कामयाबी सख्त मेहनत के साथ जुड़े हुए है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, लिंक है। तो इफ में एक शर्त है, अगर वो सख्त मेहनत करे तब वो कामयाब होगा, लेकिन अगर वो सख्त मेहनत नहीं करेगा तो हो सकता है वो कामयाब न हो जाए। तो यहां पर इफ में एक शर्त है, कंडीशन है, और ये कंडीशनल सेंस में यूज हुआ है। लेकिन जब हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में इफ क्लेफ्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर इफ कंडीशनल सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये किसी खास पार्ट को, किसी खास इंफॉर्मेशन को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हियर इज द एग्जांपल, अगर हमारी ओरिजिनल सेंटेंस हो ही माइट कम, वो आ सकता है, माइट इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, और हमारा क्लेफ्ट स्ट्रक्चर हो इफ ही डज एनीथिंग ही विल कम, अगर वो कोई एक काम करता है या कोई एक काम करे ही विल कम, तो वो आएगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इम्कान की बात हो रही है, लाइकलीहुड की बात हो रही है। तो इफ बेसिकली यहां पर लाइकलीहुड के लिए इस्तेमाल हुआ है। Here the emphasis basically in this sentence is on the likelihood of his coming compared to any other potential action। For example, अगर हम किसी खास पर्सन के बहुत से एक्टिविटीज की बात करें या किसी खास पर्सन की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन यहां पर उस लाइकलीहुड को बयान किया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जिस पर्सन की बात कर रहे हो उसकी 15 एक्टिविटीज है, तो 15 एक्टिविटीज में जो मोस्ट लाइकली एक्टिविटी है बेसिकली एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज, तो वो उसका आना होगा, कि वो जरूर आएगा इफ ही डज एनीथिंग। अगर वो उनमें से एक काम करे, उन तमाम एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी को प्रेफर करना चाहे, तो वो क्या होगा, ही विल कम, वो उसका आना होगा कि वो आएगा। तो यहां पर बेसिकली इफ एम्फसाइज कर रहा है लाइकलीहुड ऑफ हिज कमिंग को, और ये कंडीशनल सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है।
लाइकवाइज हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है क्लेफ्ट सेंटेंस में जिसको हम बिकॉज क्लेफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है जब हम किसी काज या रीजन की बात करें, टू एम्फसाइज द रियल कॉज और रीजन ऑफ अ सिचुएशन। अगर हम किसी सिचुएशन के कॉज या उसके रीजन, उसके असबाब के हवाले से बात करना चाहते हैं तो बिकॉज क्लेफ्ट स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। लेकिन ये बात भी नोट करने के काबिल है कि दिस स्ट्रक्चर इज लेस कॉमन इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। बिकॉज क्लेफ्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश में लेस कॉमन है, ज्यादातर यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेंटेंस हो, ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, वो लेट था ट्रैफिक की वजह से, और हमारा क्लेफ्ट सेंटेंस इट स्ट्रक्चर के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। यहां पर इस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो क्यों लेट था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक दैट ही वॉज लेट, या ट्रैफिक ही की वजह से था कि वो लेट था। तो यहां पर भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हाईलाइट या एम्फसाइज किया जा रहा है। जब हम बेसिकली क्लेफ्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस रिस्ट्रक्चर करती है बेसिकली, और ये सेंटेंसेस को रिस्ट्रक्चर करती है। अगर हम इन तमाम सेंटेंसेस को देख ले, जॉन बॉट द कार, इट वाज जॉन हु बॉट द कार, तो बेसिकली ये अ काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तब्दील किया जाता है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है। किस लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग होती है? ताकि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया जा सके या उसको एम्फसाइज किया जा सके, और बेसिकली उसको स्पॉटलाइट किया जा सके। और इसका मकसद ये होता है कि रीडर्स या लिसनर्स के इल्म में, उनके इंफॉर्मेशन में, उसके मालूमात में उस खास पॉइंट को बेसिकली लाया जाए कि जो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर पार्ट एम्फसाइज किया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन अहम है, या ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, या सेंटेंस में उस इंफॉर्मेशन को अहमियत दी जा रही है। तो बेसिकली रीडर्स के लिए या लिसनर के लिए उन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना मकसूद होता है। टू सम इट अप, क्लिफ्ट सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर एम्फसिस हो, सेंटेंस में किसी खास पार्ट को एम्फसाइज किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, ताकि उसमें जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो उसको सामने लाया जा सके। और इसके लिए इंग्लिश ग्रामर में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। हमने वर्ड स्ट्रक्चर की बात की, इट स्ट्रक्चर की बात की, WH क्लेफ्ट स्ट्रक्चर की बात की, ऑल स्ट्रक्चर की बात की, इसी तरह बिकॉज क्लेफ्ट स्ट्रक्चर की बात की। I hope you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.